Now the new topic, that is radioactive decay. Decay in the sense डिक्रीज होना, डिस्ट्रॉय होना. अब रेडियो डिके क्या बात है, ये देखने के लिए हमको कल के टॉपिक की तरफ थोड़ा सा देखना पड़ेगा. उसमें हमने देखे थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. इसका जब कोर बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी कोर हमने जब देखे तो उसमें पता चला था कि जिस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू ज्यादा होती है तो वो न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई कहा जाता है. यानी वहां से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यानी न्यूक्लियॉन्स बाहर निकालने के लिए ट्रबलसम होता है, मतलब इजीली बाहर नहीं निकालते. तो क्योंकि वो न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, तो वो न्यूक्लियाई तुमको पता है जिन एटम का मास नंबर 50 से लेकर 80 तक है, तो ये सारे न्यूक्लियाई मोर स्टेबल माना जाता है. लेकिन जिनका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा है तो वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहा जाता है. इन अनस्टेबल न्यूक्लियाई में क्या होता है, कभी वो स्टेबल होते हैं या नहीं, यह अब अपने को देखना है. उसके लिए सबसे पहले तुमको फोटोग्राफिक प्लेट क्या है इसकी आइडिया होनी चाहिए. फोटोग्राफिक प्लेट इन द सेंस सिंपल, जिस प्लेट के ऊपर फोटोग्राफ मतलब फोटो निकाला जा सकता है, दैट विल बी कॉल्ड फोटोग्राफिक प्लेट. यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सरे निकालते हैं, फ्रैक्चर वगैरह हुआ तो जिस फिल्म के ऊपर वो निकाला जाता है तो दैट इज नथिंग बट फोटोग्राफिक प्लेट. अब उस फिल्म के ऊपर एक्सरे कैसे निकालते हैं, एक्चुअली एक्सरे निकालते हैं ऐसा बोलना गलत है, एक्सरे फोटोग्राफ निकालते हैं हम. एक्सरे फोटोग्राफ का मतलब एक्सरे को यूज करते हुए फोटोग्राफ निकाल रहे हैं. विजिबल लाइट को यूज करते हुए भी फोटोग्राफ निकाला जा सकता है. जब अपने को कोई ग्रुप फोटो निकालना है या सेल्फी खींचना है तो उस वक्त विजिबल लाइट का बीम आता है और वो फिर जैसे फॉर एग्जांपल हाथ का फोटो निकालना है तो ये समझो प्लेट के पहले यहां रखेंगे हाथ और बाद में इधर से इंसिडेंट करेंगे हम विजिबल लाइट, यानी कोई बीम फ्लैश मारेंगे. तो फिर ये फ्लैश इन उंगलियों से या इस पंजे से अंदर नहीं जा पाएगा, ये गैप है यहां से जाएगा, फिर इसकी शैडो यहां निर्माण होगी इस प्लेट के ऊपर. जहां से वो लाइट पास नहीं हो सका तो उसकी वहां क्या निर्माण होगी, शैडो. तो फिर वो उतना पार्ट अपने को दिखेगा वो फिल्म पर. तो अगर मान लीजिए वो लाइट हम विजिबल लाइट यानी फ्लैश जो मान रहे हैं वो विजिबल लाइट का फ्लैश है, तो जिसके कारण अपने को ये पूरा पंजा वहां स्क्रीन मतलब वो प्लेट के ऊपर दिखेगा, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर. तो फोटोग्राफिक प्लेट को कौन अफेक्ट कर रहा है, विजिबल लाइट. लेकिन उसी फोटोग्राफिक प्लेट के पहले प्लेट पर या प्लेट के पहले हाथ रखने के बाद ये डार्क रूम में जहां अंधेरा है और अपन फ्लैश न मारते हुए, विजिबल लाइट का फ्लैश न मारते हुए ये एक्सरे का बीम इंसिडेंट कर लिए. तो ये एक्सरे का बीम ये जो फ्लैश है अपना, तो यहां से पास हो सकता है, एक्सरे पास हो सकते हैं, लेकिन जो बोन है बोन से पास नहीं हो सकते. तो इसलिए बोन का अपने को यहां पिक्चर मिलेगा स्केलेटन टाइप. तो वो भी फोटोग्राफिक प्लेट पर होता है. यानी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फोटोग्राफ निकालना है तो किससे मिल सकता है अपने को, विजिबल लाइट से मिल सकता है
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी मिल सकता है, एक्सरे से भी मिल सकता है। ऐसी ही फोटोग्राफिक प्लेट एक, अच्छा, इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट को प्रिजर्व करने के लिए, यानी कोई फोटोग्राफ निकालने के पहले जो न्यू फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफ न निकाली हुई ब्लैंक, तो उसको कहाँ प्रिजर्व किया जाता है? तो उस प्लेट को एक कवर में रखा जाता है, एनवलप में रखा जाता है। वो एनवलप ब्लैक रहता है, जिसके कारण विजिबल लाइट न जा पाएगा। एक्सरे भी नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए उस एनवलप के ऊपर और पैकिंग दी जाती है सिल्वर फॉइल की। तो वहां से एक्सरे भी, सिल्वर फॉइल यानी एक मेटेलिक फॉइल है, और मेटल से एक्सरे नहीं जा सकते, तो इसीलिए वो सिल्वर फॉइल की प्लेट के ऊपर, सिल्वर फॉइल के एनवलप में वो ब्लैक पेपर का एनवलप, और उसके अंदर वो फोटोग्राफिक प्लेट होती है। तो जहां से ना एक्सरे जा सकते हैं, ना विजिबल लाइट जा सकता है। लेकिन जब अपने को एक्सरे निकालना है, तो डार्क रूम में जहां विजिबल लाइट नहीं है, तो ऐसे हालत में वो प्लेट निकाली जाएगी, और बाद में एक्सरे का बीम, जैसे हाथ का एक्सरे निकालना है तो एक्सरे का बीम यहां इंसिडेंट किया जाएगा और ये एक्सरे मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ फोटोग्राफिक प्लेट हेनरी बेक्वेरेल इस साइंटिस्ट के यहां थी, न्यू फ्रेश प्लेट थी, लेकिन उसको बाद में जब उसने यूज किया किसी चीज का फोटोग्राफ निकालने के लिए, तो उसने ये पाया कि जिस चीज का फोटोग्राफ निकालना था वो तो फोटोग्राफ मिला ही, लेकिन उसके बाजू में एक पिन, जो पिन ड्रावर में पिन का, अगर मान लीजिए कुछ ये रखा होगा, पैकेट रखा होगा, तो वो पिन का भी फोटो वहां आया। अब ये सोचने लगा कि एक्चुअली पिन तो वहां फोटोग्राफ निकालते वक्त जो प्लेट रखी गई उसके बाजू में तो पिन नहीं थी, फिर ये पिन आई कहां से यहां? क्या वो नया जो फोटोग्राफ था, मतलब नई फिल्म जो थी फोटोग्राफ निकालने के पहले, तो वो तो पूरी ब्लैंक थी, ऐसा उसने सोचा। और बाद में जब फोटोग्राफ निकाला गया, जिस चीज का भी निकाला गया, तो वो चीज के अलावा और यहां पिन बाजू में कैसे क्या आई? तो फिर उसने ये एक्सपेरिमेंट्स किए और यह सोचने लगा कि हो सकता है कि जिस ड्रावर में वो प्लेट रखी गई थी, उस ड्रावर में यूरेनियम पोटेशियम का फॉस्फेट नाम का मटेरियल भी रखा गया था। और इसलिए उसने सोचा कि हो सकता है कि वो यूरेनियम पोटेशियम फॉस्फेट से कुछ ऐसे ही रेडिएशंस निकले होंगे, जैसे विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, जिनके कारण फोटो मिलता है, तो उससे भी ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशंस कुछ निकले होंगे, और जिसके कारण वो पिन, उसी ड्रॉवर में पिन का पैकेट रखा गया था, तो पिन भी वहां निकल गई, पिन का भी फोटो निकला वहां। और वही प्लेट जब बाहर फोटोग्राफ निकालने के लिए, दूसरे मटेरियल की, दूसरे चीज की फोटोग्राफ निकालने के लिए यूटिलाइज की गई, तो पहले से पिन निकली थी और बाद में बाजू में वो जो भी फोटोग्राफ था वो फोटोग्राफ भी मिल गए। अब इन सारी फिनोमेनन से उसने क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और उन एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला उसको कि यूरेनियम या रेडियम, ये जो हेवी एलिमेंट्स है, जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 85 है, वो हेवी एलिमेंट्स है, तो इन एलिमेंट्स से के न्यूक्लियस से ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकलते हैं, या एक्सरे से भी एनर्जेटिक रेडिएशंस निकलते हैं। यानी वो रेडिएशंस एक्सरे
से भी ज्यादा पावरफुल रेडिएशन है। कभी कभी एनर्जेटिक पार्टिकल्स भी निकलते हैं। इन सबको नाम दिया गया कि एनर्जेटिक रेडिएशंस और एनर्जेटिक पार्टिकल्स, उसने नाम दिया। और ये अपने आप निकलते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस से। व्हाट? वंस अगेन, फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ अनस्टेबल, दैट फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स और हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस, या फिर दोनों। नाम था साइंटिस्ट का हेनरी बेक्वेरेल। इसने क्या पाया? अनस्टेबल न्यूक्लियाई से क्या निकलते हैं? हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स। और हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस। रेडिएशंस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये रेडिएशंस मोर पावरफुल देन एक्सरेज। एक्सरे से भी ज्यादा पावरफुल रेडिएशंस है ये। विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे आता है उसके बाद। विजिबल लाइट से पावरफुल अल्ट्रावायलेट, और अल्ट्रावायलेट से पावरफुल एक्सरे, और एक्सरे से भी पावरफुल रेडिएशंस बाहर आते हैं उन पार्टिकल से, उन न्यूक्लिया से, अनस्टेबल न्यूक्लिया से। क्यों आते हैं ये बात बाद में देखना है अपने को, लेकिन ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। फिर ऐसे सब्सटेंसेस जिनके न्यूक्लिया अनस्टेबल है और जिनके न्यूक्लिया से ऐसे हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स या रेडिएशंस बाहर आते हैं, तो इन सब्सटेंसेस को नाम दिया उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो एग्जाम्पल के तौर पर यूरेनियम, रेडियम एंड सो ऑन। तो दीज आर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। रेडियो एक्टिव यानी रेडिएशंस वहां से निकलेंगे, ऐसा समझो। बाद में अब जिस न्यूक्लियाई से ये रेडियो एक्टिव, जिन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से, जिन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियाई से हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स बाहर आएंगे, वो फेनोमेनन को कहा जाता है अपने आप बाहर आते हैं। यानी वो न्यूक्लियाई को हीट करने की जरूरत नहीं है, वो न्यूक्लियाई को करंट पास करने की जरूरत नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की जरूरत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में रखने की जरूरत नहीं, या हीट देने की जरूरत नहीं है। वो सब्सटेंस अगर रखा गया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया है, तो वहां से अपने आप वो रेडिएशंस बाहर आएंगे अपने आप, यानी उसको स्पॉन्टेनियस कहा जाता है, स्पॉन्टेनियसली इमिट होते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इन द सेंस बिना कोई कुछ एक्सटर्नली कुछ न करते हुए अपने आप बाहर आना। तो spontaneous emission of this highly energetic particles or radiations, कभी कभी हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकलेंगे, कभी कभी हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस निकलेंगे, कभी दोनों निकलेंगे। तो ये जो फेनोमेनन है, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज द रेडियो एक्टिविटी। देखो, निकलने वाले पार्टिकल्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो निकल रहे हैं, जिन सब्सटेंसेस से निकलते हैं, जिन सब्सटेंसेस के न्यूक्लिया से निकलते हैं, तो दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और जो फेनोमेनन हो रही है, किस बात की फेनोमेनन? स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ द हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स और रेडिएशंस from the unstable nuclei is called as the radioactivity. So what is radioactivity?
It is the phenomenon of spontaneous emission of highly energetic particles or radiations from the nuclei of unstable nuclei is called radioactivity. अब ये रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फेनोमेनन है, न्यूक्लियस से निकलते हैं वो, मतलब न्यूक्लियस रहता है एटम में, तो एटॉमिक बोलो या न्यूक्लियर फेनोमेनन है। तो इसके कारण केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस अगर उस सब्सटेंस में किए गए तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। फिजिकल चेंजेस यानी फॉर एग्जांपल यह अभी अगर मान लीजिए तुमको ये साइज का दिख रहा, इसमें मतलब ये सॉलिड फॉर्म में दिख रहा, इसको हीट देने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा समझो, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, फिजिकल चेंज हुआ। लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, वो फिजिकल चेंज हुआ। तो भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, जो इमिशन होना है वो इमिशन होते रहेगा। सॉलिड में भी है तो भी इमिशन होगा, लिक्विड में भी है तो भी इमिशन होगा अपने आप, क्योंकि सॉलिड का लिक्विड हुआ तो एटम तो चेंज नहीं हुआ, एटम का नेचर चेंज नहीं हुआ। वाटर का जब मतलब आइस का जब वाटर बन जाता है, लिक्विड बनता है, तो मॉलिक्यूल रहता है H2O दोनों केस में, लिक्विड फॉर्म में भी H2O और सॉलिड फॉर्म में भी आइस से होते हुए H2O। तो उसी तरह से जब सॉलिड होता है उसमें लिक्विड में कन्वर्शन होता है, तो उस वक्त एटम चेंज नहीं होता, एटम वही रहता है। और एटम जब वही है, और ये फेनोमेनन रेडियो एक्टिविटी फेनोमेनन ये एटॉमिक फेनोमेनन मतलब न्यूक्लियर फेनोमेनन है, इसलिए सॉलिड होते हुए जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकलेंगे, उसी तरह से लिक्विड होते हुए भी निकलते जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट that radioactivity, it being the nuclear phenomenon, it is not affected by the physical changes, neither it is affected by the chemical changes. chemical changes यानी जिससे हाइड्रोजन के 2 एटम्स लिए और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो इनको मिलाकर H2O का मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन अगर हाइड्रोजन के एटम से ये एनर्जेटिक रेडिएशंस निकलते होंगे और ऑक्सीजन के एटम से भी एनर्जेटिक रेडिएशंस निकलते होंगे, तो H2O मॉलिक्यूल बनने के बाद भी ये रेडिएशंस निकलेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फेनोमेनन है ये। वंस अगेन व्हाट आई एम सेइंग, हाइड्रोजन इंडिविजुअल होते हुए, अकेला होते हुए, वहां से समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहे, ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकल रहे, यानी रेडियो एक्टिविटी फेनोमेनन हो रही है। ऑक्सीजन से भी हो रही, चलो बात मानते हैं कि ऑक्सीजन से नहीं होती और हाइड्रोजन से हो रही है। बाद में हाइड्रोजन के जो 2 एटम्स जिनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकलते हैं, मतलब रेडियो एक्टिविटी फेनोमेनन हो रही है, तो वो 2 एटम्स हमने कंबाइन किए ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ, तो क्या बन गया? H2O का मॉलिक्यूल। तो ये होगी केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज। अभी ना हाइड्रोजन रहा ना ऑक्सीजन रहा, बल्कि अभी बन गया मॉलिक्यूल। पहले तो वो दोनों गैसेस थे, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कंबाइन करके हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो गई। तब भी लेकिन H2O का मॉलिक्यूल बनने के पहले हाइड्रोजन के दोनों एटम से जो रेडियो एक्टिविटी फेनोमेनन हो रही थी, जिस टाइप की हो रही थी, वैसी फेनोमेनन अभी भी होते रहेगी मॉलिक्यूल बनने के बाद भी, क्योंकि ये न्यूक्लियर फेनोमेनन है, एटॉमिक फेनोमेनन है, और एटम्स तो चेंज नहीं हुए, एटम तो गए वहां। दैट्स व्हाई इट इज सेड that radioactivity is not affected by the nuclear or by the physical or chemical changes. उसके कारण बिल्कुल अफेक्ट नहीं होती। अनदर थिंग, ये न्यूक्लियर फेनोमेनन होने के कारण क्या होगा कि ये न्यूक्लियर फेनोमेनन होने के कारण इस कहा
कहा न्यूक्लियर फेनोमेनन हो रही? अनस्टेबल न्यूक्लियर में। तो उसमें क्या होता है कि इसका कन्वर्सन दूसरे स्टेबल न्यूक्लियस में हो जाता है। यानी दिस इज द न्यूक्लियर फेनोमेनन इन विच द अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू स्टेबल न्यूक्लियस। क्यों, कैसा होता है बाद में देखते, लेकिन होता है। व्हाट? अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू स्टेबल न्यूक्लियस। लेकिन वो जो स्टेबल न्यूक्लियस आएगा तो उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहेगा अदर देन दिस स्टेबल न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल हम लेते बात यूरेनियम की, 238 और 95, 92। यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 और 238 उसका एटॉमिक मास नंबर। बाद में ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है समझो। तो जब ये दूसरे मतलब जब यहां से ये रेडिएशंस बाहर आएंगे, एनर्जेटिक पार्टिकल्स बाहर आएंगे इसके न्यूक्लियस से, तो तब वो न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों चेंज हुए रहेंगे। तो नेचुरली जब दोनों चेंज हो गए, एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, तो वो एटम यूरेनियम का रहा क्या? अभी नहीं, दूसरे अदर एलिमेंट का हो जाएगा वो। तो इस तरह से वो डीके हुआ ऐसा कहा जाता है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने थोड़ा अमाउंट का यूरेनियम लिए, यूरेनियम के 1000 एटम्स थे, कुल मिलाकर 1000 एटम्स थे, और 1000 में से 5 मिनट के अंदर समझो ऐसा हुआ 1000 एटम्स ओरिजिनल यूरेनियम के थे, पूरे 1000 एटम्स यूरेनियम के थे। लेकिन बाद में 5 मिनट में ऐसा पता चला कि 10 एटम से एनर्जेटिक पार्टिकल्स बाहर आए और उनका कन्वर्सन दूसरे एलिमेंट के एटम्स में हुआ। मतलब उनके न्यूक्लियस से वो एनर्जेटिक पार्टिकल्स बाहर आए और जिनके कारण वो न्यूक्लियस अब यूरेनियम के न्यूक्लियाई नहीं बचे। अब जब न्यूक्लियस यूरेनियम का न्यूक्लियस नहीं रहा तो दूसरे सब्सटेंस का न्यूक्लियस हुआ, तो वो 1000 एटम्स में से 10 एटम्स डिस्ट्रॉय हो गए, ऐसा कहा जाएगा, डीके हो गए। और इसी बात को कहा जाता है रेडियो एक्टिव डीके। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द पॉइंट। यानी क्या कहा कि समझो ओरिजिनल यूरेनियम, एक बॉक्स में हमने यूरेनियम लाए और उसमें यूरेनियम के 1000 एटम्स थे, प्योर सारे एटम्स यूरेनियम के थे। बाद में 5 मिनट बाद पता चला कि उस 1000 में से 10 एटम के न्यूक्लियाई से एनर्जेटिक पार्टिकल्स बाहर आए, रेडिएशंस बाहर आए। तो उनके कारण क्या होगा कि एटॉमिक नंबर उन एटम्स का 10 एटम का एटॉमिक 10 एटम के न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा समझो। तो फिर वो जो एलिमेंट मतलब जो बचे हुए 990 एटम्स है, 10 एटम्स चले गए 1000 में से, तो 990 एटम्स ओरिजिनल यूरेनियम के रहे। लेकिन 10 एटम का क्या हुआ, वो अभी यूरेनियम के नहीं रहे, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, मास नंबर चेंज हुआ। तो इस तरह से तो क्या हुआ फिर, ओरिजिनल 1000 में से 10 एटम्स डिस्ट्रॉय हो गए। हालांकि डिस्ट्रॉय यानी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुए, उनका कन्वर्सन दूसरे में हुआ, लेकिन फिर भी बोलेंगे हम यूरेनियम के तो नहीं रहे वो। तो इसलिए वो क्या बन गए, अब डीके हो गए। और इस डीके को कहा जाता है रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। व्हाट दैट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डीके और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेट होना। इंटीग्रेशन यानी यूनिटी बनाना, लेकिन डिसइंटीग्रेशन होना यानी डिस्ट्रॉय होना, कम होना।
तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है इस फिनोमेनन। मतलब रेडियो एक्टिव डीके हुआ, उस सब्सटेंस का रेडियो एक्टिव डीके हुआ ऐसा कहा जाएगा। 10 एटम्स डिसइंटीग्रेट हुए, 10 एटम डीके हो गए, ये कहेंगे हम। फिर जो न्यूक्लियस का डीके हुआ, उस न्यूक्लियस को कहा जाएगा पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियर मतलब जो 10 एटम्स जिनका डीके हुआ, जिनका डिसइंटीग्रेट हुआ, तो वो 10 एटम्स यानी पेरेंट न्यूक्लियर थे। और बाद में डीके होने के कारण, डीके होना मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो डीके होने के कारण जो नए वाले न्यूक्लियर बन गए उनको कहा जाएगा डॉटर न्यूक्लियर। ऑफ कोर्स पेरेंट न्यूक्लियर, पेरेंट के कारण ये डॉटर बन गए, तो पेरेंट न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियर ऐसे कहेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंट न्यूक्लियर? The nuclei of unstable nuclei which undergo the decay, जो disintegrate हो रहे हैं, decay होते हैं, तो उनको कहा जाएगा parent nuclei। And daughter nuclei in the sense which are obtained after disintegration, जो new stable nuclei है ये, इनका कन्वर्सन इसमें हो गया, तो these are daughter nuclei। अब ये decay, अब अपने को देखना है कि ऐसा होते वक्त पार्टिकल्स निकलते हैं, रेडिएशंस निकलते हैं। तो जब पार्टिकल्स निकलेंगे तो दो टाइप के पार्टिकल्स निकलते हैं, एक वन सो कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल और दूसरा बीटा पार्टिकल्स। और जो रेडिएशंस निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, तो हाईली एनर्जेटिक, एक्सरे से भी ज्यादा एनर्जेटिक, तो दोज आर कॉल्ड गैमा रेज। और इसी के कारण डीके के 3 टाइप्स बनाए गए। नंबर 1 अल्फा डीके, नंबर 2 बीटा डीके, एंड नंबर 3 गामा डीके। अल्फा डीके शॉर्टली कॉल्ड है, बीटा डीके, गामा डीके। यानी अनस्टेबल न्यूक्लियस से कौन से पार्टिकल्स निकल रहे हैं? अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, तो तब उनको कहा जाता है अल्फा डीके और बीटा डीके। और कभी कभी हाईली एनर्जी, एक्सरे से भी एनर्जेटिक रेडिएशंस बाहर आते हैं, तब गामा डीके हो रहा ऐसा कहा जाता है। नाउ डिटेल्स ऑफ दिस डीकेज आर टू बी सीन।